जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 59 वीडियो उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको ज़रूर देखें। सुविधा के अनुसार हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है ताकि आप लोग को वीडियो ढूंढने में सहूलियत हो सके। और इसके पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने चर्चा किया था कि जो नगर पालिका है वो कर को अधिरूपित करती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया से संबंधित हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे कि किन विषयों पर नगर पालिका कर अधिरूपित कर सकती है और क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन है या मतलब परंतु के अधीन है या नहीं है। उन सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित धारा 128 से लेकर के 130 तक है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन बहुत काम का है। मैं वीडियो वही बना रहा हूँ जो कि मेंस में या तो पूछे गए क्वेश्चन हैं या तो पूछे जाने की संभावना है, और प्री के लिहाज से भी ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और इस विषय पर ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। इसके पश्चात में समय मिलेगा तो लोकल लॉ से संबंधित जितने भी केस लॉ होंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसको ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। और अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। पसंद आए तो लाइक भी करें, और कोई प्रॉब्लम हो कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर आप लोग मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा उसको दूर करें। आते हैं विषय पर, देखते हैं कि एक नगर पालिका किन किन विषयों पर कर अधिरूपित कर सकती है। तो इसके लिए धारा 128 में वर्णन दिया गया है। 128 कहता है कि अधिरूपित किए जाने वाले कर इस अधिनियम तथा भारत सरकार का संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका निम्नलिखित कर अधिरूपित करेगी। ये 285 जो आर्टिकल 285 का यहाँ मेंशन किया गया है, जब आप लोग अनुच्छेद 285 पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा गया है कि राज्य सरकार यदि कोई कर लगा रही है, कोई उसका निकाय है, तो कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होंगे जो केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी होगी। तो उन प्रॉपर्टियों पर कर को जो है छूट दे दिया जाएगा। मतलब वैसे प्रॉपर्टियों पर जो केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है उन सब प्रॉपर्टियों पर किसी प्रकार का कर अधिरूपित नहीं किया जाएगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है। तो उसी को ये कह रहा है कि यदि कोई छूट दी गई है तो 285 के अधीन रहते हुए, आर्टिकल 285 के अधीन रहते हुए ये कर अधिरूपित कर सकते हैं। आप कौन सा कर अधिरूपित करेंगे? तो ये करेंगे भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर। ये टर्म्स आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्री के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर, ये कर लगा सकती है। दूसरा कर है कि भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर। तीसरा कर है कि भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर। अब यहाँ टर्म्स आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर टर्म्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री में इन्हीं टर्म्सों को पूछा जाता है। भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगर पालिका के लिए इस निमित्त नियमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूरी के भीतर स्थित हो। चौथा इसका कह रहा है शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से मलजनित और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण करने, हटाने और निस्तारण करने के लिए सफाई कर। ये उपधारा 1 में है कि इतने प्रकार का कर अधिरूपित किया जा सकता है। अब उपधारा 2 कह रहा है, अभी ये देखिए जो इसका 4 है, जो उपधारा 1 का जो खंड 4 है, ये कह रहा है कि प्रोविजो 130 के अधीन होगा। अब 130 में हम लोग चर्चा कर लेंगे किस चीज़ का प्रोविजो है। मतलब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ये जो शौचालय, मूत्रालय और मूलखंड से, मलकुंडों से मलजनित और प्रदूषित पदार्थों का जो संग्रह करने का बात है या हटाने या निस्तारण करने का या सफाई कर है, वो रिस्ट्रिक्शन के अधीन है। वो धारा 130 में दिया गया है। अब उपधारा 2 देखते हैं। उपधारा 2 का कह रहा है कि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त नगर पालिका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए
और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित में से कोई कर अधिरोपित कर सकती है। तो अब जो धारा 1 में 4 तरह के कर बताए गए हैं, उसके अतिरिक्त कर क्या क्या कर सकती है। ऐसे व्यापार और आजीविका पर कर जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किए जाते हों और जिन्हें नगर पालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो या जिनसे उक्त सेवाओं पर विशेष भार पड़ रहा हो। तो इस तरह के कोई भी अगर जो व्यापार या आजीविका किया जा रहा है तो उस पर कर अधिरोपित किया जा सकता है नगर पालिका द्वारा। अब इसका उपधारा 2 का 2 कह रहा है, ऐसे व्यापार आजीविका और व्यवसाय पर कर जिनमें ऐसे सभी सेवा योजन भी सम्मिलित हैं जो वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। तो इस तरह के भी यदि कोई सेवा योजन है तो उस पर भी कर लगाया जा सकता है। तीसरा कर है कि नाट्यशाला कर, जिसका तात्पर्य विनोद या आमोद का कर है। ये सब टर्म्स है, अगर भी इसको आप लोग ध्यान से नहीं दिमाग में बैठाएंगे तो ये प्री में मिस कर जाएगा, प्री में 1 नंबर आपका चला जाएगा। चौथा कर है कि नगर पालिका के भीतर रखे गए कुत्तों पर कर, यानी कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके ऊपर भी कर नगर पालिका लगा सकती है। पांचवा इसका सफाई कर। छठा है नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्तियों के अंतरण विलेखों पर कर। मतलब कोई ऐसा कर है तो इस पे आप ध्यान, आगे हम लोग पढ़े थे जो नगर नियोजन वाला अधिनियम, तो उसमें भी कर लगाया जाता था। तो वहाँ भी 2% है और यहाँ भी 2%। ये कॉमन चीज़ है। कुछ हर अधिनियम में आप देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कॉमन होती हैं। तो जो भी एक अथॉरिटी है यहाँ पे जो क्या बोला जाता है नगर पालिका की, तो वो 2% कर अधिरोपित कर सकती है स्टैम्प ड्यूटी के रूप में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 8वां कर है कि नगर पालिका की सीमा के भीतर चलाए जाने वाले यानों और अन्य वाहनों या उसकी सीमा में बांधी जाने वाली नावों पर कर। इसका 9वां है सुधार कर। यदि कोई ऐसा सुधार किया गया है उस नगर पालिका के अंदर तो उस पर भी कर अधिरोपित किया जा सकता है। उपधारा 3 कर है कि नगर पालिका करों का निर्धारण और उद्ग्रहण इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों व विधियों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। उपधारा 4 कर है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरूपण का प्राधिकार न देगी जिसके लिए राज्य विधानमंडल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरूपित करने की शक्ति न होगी। मतलब कि राज्य सरकार को यदि कोई ऐसा कर, यानी कि जो राज्य सूची का विषय है, उसके अलावा यदि कोई कर अधिरूपित करना चाहे तो ये कर अधिरूपित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर के मामले में ये प्रोविजो एक प्रकार से है। उपधारा इसका जो है 4 है, ये प्रोविजो के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि राज्य सूची के विषय से हट के अगर कोई कर लगाया जा रहा है तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, इनके क्षेत्राधिकार से बाहर का हो जाएगा वो कर। यही ये कह रहा है। और इसमें प्रोविजो में कही दिया है कि प्रतिबंध यह है कि कोई नगर पालिका जो संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्ति इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधि पूर्वक उद्गृहित कर रही थी, उस पर कर का अधिग्रहण जारी रख सकती है जब तक कि संसद द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध न बनाया जाए। यदि कोई ऐसा कर है जो कि राज्य सूची के बाहर का विषय का है और उस पर पहले से इस अधिनियम के पारित होने के पहले से ही वो कर वसूलती चली आ रही है, तो राज्य सरकार जब तक उस पर केंद्र सरकार यानी कि संसद जब तक उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती है तब तक वो यथावत कर वसूल सकता है। अब 128 क जो है अर्थात धारा 128 कैपिटल ये कह रहा है कि यदि किसी नगर पालिका ने धारा 128 की उपधारा 1 के खंड 8 ख में अविदिष्ट कर आरोपित किए हों तो अचल संपत्ति के किसी हस्तांतरण पर विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम द्वारा अधिरूपित शुल्क ऐसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति की दशा में प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाए 2% बढ़ा दिया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नगर पालिका विशेष संकल्प द्वारा शुल्क में वृद्धि के उपयुक्त प्रतिशत को 5% तक बढ़ा सकती है। तो ये जो बातें कही गई अभी जो हम लोग इसमें पढ़े थे, जो बात कह रहा था कि कोई कर अधिरूपित किया जा सकता है कोई विक्रय करने पे जो वहाँ की अचल संपत्ति है नगर पालिका की, और उस विक्रय को क्रय और विक्रय करने में जो स्टाम्प ड्यूटी होगा तो उस पर कर नगर पालिका के तरफ से उसका 2% रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो उसको 5% तक बढ़ा सकती है। यही 128 कैपिटल ए में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके
कि उक्त वृद्धि के परिणाम स्वरूप समस्त संग्रहित धनराशि आनुषंगिक व्यय की यदि कोई हो कटौती करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जिसे विहित की जाए संबद्ध नगर पालिका को भुगतान की जाएगी। मतलब ये जो कर की वसूली की जाएगी, डायरेक्ट ये पैसा नगर पालिका के पास नहीं आएगा, राज्य सरकार के पास जाएगा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, और उसके पश्चात ये इसको नगर पालिका को हस्तांतरित की जाएगी ये पैसा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जाएगी और इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा। मानव निर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि उसमें निर्दिष्ट विशिष्टियों का निम्नलिखित के संबंध में पृथक उल्लेख किया जाएगा, यानी कि संपत्ति जो नगर पालिका के सीमा के भीतर है और संपत्ति जो नगर पालिका के बाहर है। मतलब इन दोनों चीज़ों को मेंशन किया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी में जब ये राज्य सरकार द्वारा डिक्लेरेशन की जाएगी, और उसका मातहत होता है जिलाधिकारी। वो जिलाधिकारी उसमें इंक्लूड करते हुए टैक्स अधिरोपित कर देगा। अब जो हम लोग 128 में पढ़े थे जलकर के लिए, जो जलकर पे जो बात की गई थी कि जलकर भी लगाया जा सकता है, तो उस पे 129 में प्रोविजो के रूप में यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है 128 में। अब 129 क्या कह रहा है कि जलकर अधिरोपण निर्बंधन धारा 128 की उपधारा 1 के खंड 2 के अधीन कर इस निर्बंधन के अधीन रहते हुए लगाया जाएगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाए। मतलब यदि जलकर इस तरह की बात है जो धारा 129 में है तो उस पर जलकर नहीं लगेगा। अब वो गिनाया गया है 1, 2, 3 करके, उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता हो जब तक कि नगर पालिका द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए जल संभरित न किया जाए, यानी कि यदि कृषि प्रयोजन से उस जल का उपयोग किया जा रहा है तो उस पर जलकर नहीं लगेगा। दूसरा कह रहा है किसी ऐसे भूखंड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य 360 रुपये से अधिक न हो जिसे नगर पालिका द्वारा जल समृद्ध न किया जाता हो। मतलब कि ये 360 रुपया से यदि तक या 360 रुपया से कम का यदि किसी का वार्षिक मूल्य है किसी भवन के, तो उस पे भी जलकर नहीं लगाया जाएगा। इसके पश्चात कह रहे हैं कि किसी ऐसे भूखंड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम नल या जलकल से जहां पर जनता को नगर पालिका द्वारा जल न उपलब्ध कराया जाता हो उस नगर पालिका के लिए विहित अर्धव्यास के भीतर न हो। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर तो है वो एरिया, लेकिन उस वहाँ पे जो सप्लाई हो रही है पानी की वो नगर पालिका के द्वारा न होकर के किसी अन्य स्थान से वो सप्लाई आ रही है, तो उस पर भी ये जलकर इनका नहीं अधिरोपित किया जाएगा। अब ये हो गया। अब 129 कह रहा है कि जो भवन या भूमि पर जो वार्षिक मूल्य का जो कर लगाया जाता है उस पर भी 129 कैपिटल ए जो है प्रतिबंध लगाता है। उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उद्ग्रहण नगर पालिका सीमा में स्थित निम्नलिखित को छोड़कर समस्त भवनों और भूमि के संबंध में किया जाएगा। अब कौन कौन से भवन है जिस पर या भूमि है जिस पर कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा धारा 128 के तहत? मृतकों के निस्तारण से संबंधित प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि, जैसे देखेंगे कि कहीं पे कोई स्लाटर हाउस वगैरह है या कोई ऐसा है जो स्लाटर हाउस सब मुंह से निकल गया, श्मशान गृह है जहाँ पे मृतकों को जलाया जाता है, तो यदि उस प्रकार का कोई मकान वगैरह है तो या भूमि है तो उस पर कर नहीं लगेगा। भवनों और भूमि या उनके भाग जिनका अधिभोग और उपयोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र, उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिए किया जाता हो, इस तरह का यदि कोई भूमि या भवन है तो उस पर भी कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा, चाहे वो चैरिटेबल पर्पज से हो या कोई सार्वजनिक परियोजनों के लिए हो, जैसे कोई खेल का मैदान हो या कोई सामाजिक संस्था हो या कृषि प्रयोजन से हो, तो इन सब चीज़ों पर भी कर नहीं लगाया जाएगा। अब इसका सी कह रहा है कि भवन जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या न हो, यानी कि वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, यदि इंटर कॉलेज है, विद्यालय है, तो उस पर भी कोई कर नहीं अधिरोपित किया जाएगा।
प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन स्मारक जो किसी ऐसे स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अधीन हो, इस पर भी कोई कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा। भारत संघ में निहित भवन और भूमि सिवाय वहाँ के जहाँ भारत का संविधान अनुच्छेद 285 के खंड 2 के उपबंध लागू हो। अभी जो हम लोग धारा 128 में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे यदि छूट दी गई है तो वहाँ पर भी कर लागू नहीं किया जाएगा। इसका आगे कह रहा है कि किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन जो 30 वर्ग मीटर के माप वाले या 15 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखंड पर निर्मित हो, परंतु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगरपालिका सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन न हो। यानी कि कोई 30 वर्ग मीटर के माप वाले मकान में रहता हो कोई व्यक्ति, तो और उसका कोई अन्य जगह पे मकान और न हो तो उसके मकान पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे 5 वर्ष के भीतर नगरपालिका परिषद की सीमा के भीतर सम्मिलित कर लिया गया हो, या जहां उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गई हो, इनमें से जो भी पहले हो। यानी कि ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसी नगरपालिका में है जिसका तत्काल में नगरपालिका के एरिया में हो गया है, तो या तो 5 साल या 5 साल व्यतीत होने के पहले ही यदि उसमें सुख सुविधा प्रोवाइड करा दिया गया है, जैसे सीवर, लाइट, ये जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं, तो जो भी उसमें पहले हो, यह पहले यदि नहीं किया जाता है तब तक उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई एरिया है नोटिफाइड नहीं है, अभी वो ग्रामीण एरिया है, लेकिन वो नोटिफाइड हो गया आज के दिनांक पे, तो आज के दिनांक से 5 साल के भीतर उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। या 5 साल के पहले ही यदि कोई उसमें सुधार कार्य हो जाता है, जैसे सीवर लग गया, लाइट लग गया, रोड लाइट लग गया, इन सब चीज़ों का व्यवस्था कर दिया जाता है, तब कर अधिरोपित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके बाद से 130 स्पष्ट कर रहा है कि अन्य करों के अधिरोपण पर निर्बंधन, मतलब ये तो निर्बंधन पीछे चल ही रहा था। इसके अलावा कार्य जो 128 में वर्णित है उसके अलावा किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। यही बात धारा 130 कह रहा है। अब ये कह रहा है कि धारा 128 की उपधारा 1 के खंड 4 या उपधारा 2 के खंड 6 के अधीन कर का अधिरोपण इस निर्बंधन के अधीन होगा कि कर गृह किसी या भवन निर्धारित नहीं किया जाएगा अथवा किसी गृह का या भवन के अध्यासी से उद्ग्रहण न होगा जब तक कि नगरपालिका के अधीन गृह समार्जन का या भवनों के संडासों, मूत्रालयों, नलकूपों से मलादि प्रदूषित पदार्थ का संग्रह करने, उसे हटाने और उसके निस्तारण का दायित्व न ले। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि ये तब तक कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा, चाहे वो सफाई कर हो और चाहे वो जो मल का और निकास का ये जो कर लगाने की बात की गई है उसमें जो धारा 128 की 4 के उपधारा 2 में, तो उसमें ये कह रहा है कि कर तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको सफाई करवाने की जिम्मेदारी नगरपालिका न ले ले। जैसे कूड़ा उठान वाला सिस्टम आप लोग देख ही रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में है, घर घर से कूड़ा उठान हो रहा है, तो ये इस पे सफाई कर तभी नगरपालिका लगाएगी जब वो सफाई करवाना चालू कर दे। अब धारा 130 कैपिटल ए कह रहा है कि नगरपालिका से कर अधिरोपित करने की अपेक्षा करने को राज्य सरकार की शक्ति। अब नगर पालिका से कुछ कर ऐसे हैं जो राज्य सरकार के द्वारा भी वसूला जा सकता है, अब वो नगर पालिका के माध्यम से ही होता है। और धारा 130 के उपधारा ख में बताया गया है कि कतिपय परियोजनाओं के लिए प्राप्त करों का एकत्रीकरण, मतलब जो ये कर खासकर जो संडास वंडास की जो बात अभी हम किए हैं या मलमूत्र का जो पुण्यकरण का हो रहा है बात, उसका जो प्रयोजन है उसके कहने का मतलब यह है धारा 130 के कैपिटल बी में कि उस कर को उसी के प्रयोजन से ही उसी मद में खर्च किए जाएंगे, अन्य प्रयोजन में नहीं। ऐसा नहीं कि सफाई कर उठाया गया और उसका कहीं दूसरे किसी मद में उसका उपयोजन कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये 130 का कैपिटल बी ये बता रहा है कि जो कर धारा 128 के उपधारा 1 के खंड 2, 3, 4 और उपधारा 2 के खंड 6 में उल्लिखित जल निकास, समार्जन और सफाई करों से समस्त धन तथा संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों से एकत्रित मलादि और प्रदूषित पदार्थों के निस्तारण और जलकल और सलेज फार्मों से प्राप्त अन्य समस्त आय को एकत्रित किया जाएगा और इसका उपयोग जलकल और जल निकास कार्यों के निर्माण, अनुरक्षण, विस्तार और सुधार से संबद्ध परियोजनाओं तथा संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों से
जिसमें सलेज फार्म भी सम्मिलित है। मलाद और प्रदूषित पदार्थों को एकत्र करने, हटाने और निस्तारण करने का प्रबंध करने के लिए ही किया जाएगा। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि बाकी के जो कर वसूले जाएंगे उसका तो उपयोग किसी अन्य मद में किया जा सकता है, लेकिन ये जो सफाई से संबंधित कर जो भी लगाए जा रहे हैं धारा 128 में, उसका जो कर भी उद्ग्रहित किया जाएगा वो उसी मद में ही खर्च किया जाएगा उसके अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धारा 128 से लेकर के 130 कैपिटल बी तक में कि किस प्रकार से कर नगर पालिका द्वारा अधिरूपित की जाएगी, उस पर किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि वो परंतुकों के अधीन उस पर कर अधिरूपित करने को बताया गया है, मैंने उसकी शक्ति है। और यह वीडियो मेरा इस अधिनियम से संबंधित आखिरी वीडियो है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, डायरेक्ट जरूर आप लोग पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।